हिंदी का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यह एक वायरल पेपर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट है और पूर्णांक होता है 70 का। इसके बाद थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा, यानी पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको मेरे प्यारे बच्चों OMR सीट पर देना होता है। ठीक है। खंड प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 1 नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 है, रस मीमांसा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद। तो रस मीमांसा के लेखक हैं, इसका सही ऑप्शन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। प्रेमचंद प्रसिद्ध हैं कहानीकार के रूप में, आलोचक के रूप में, कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में। तो मुंशी प्रेमचंद कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न है, मानस का हंस जीवनी है किसकी, सूरदास की है, अमृतलाल नागर की है, नंददास की है, गोकुलनाथ की है। तो मानस का हंस जीवनी अमृतलाल नागर की है। ठीक है, मानस का हंस जीवनी अमृतलाल नागर की है। ठीक है, और इस जीवनी में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में लिखा गया है। बिखरे मोती रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुमित्रा नंदन पंत की, अज्ञेय की, केदारनाथ की। तो मेरे प्यारे बच्चों बिखरे मोती कमेंट करेंगे, बिखरे मोती किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी हैं, केशव हैं, भूषण है, घनानंद है। तो रीत सिद्ध कवि मेरे प्यारे बच्चों कौन है, रीत सिद्ध कवि कौन है, सिद्ध कवि हैं आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। केशव दास क्या है, रीतिबद्ध कवि। क्या है, रीतिबद्ध कवि। ठीक है। और भूषण घनानंद ये रीति मुक्त कवि हैं। क्या है, रीति मुक्त कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है कामायनी, ध्रुवस्वामिनी, कनुप्रिया, अजातशत्रु। तो कनुप्रिया नहीं है। कनुप्रिया किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, धर्मवीर भारती की। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है। पुष्प की अभिलाषा के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पांडे। तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है, निहार, रसीम, सांदगीत। ये तीनों हैं, जौहर नहीं है। तो यही सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। जौहर किसकी रचना है, श्याम नारायण पांडे की। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वप्न रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, जैनेन्द्र कुमार की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की। तो मेरे प्यारे बच्चों स्वप्न किसकी रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, रस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, 9 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो रस मेरे प्यारे बच्चे होते हैं 9 प्रकार के। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, भ्रांतिमान है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। फिर है अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो कार में अधि उपसर्ग लगा हुआ है क्योंकि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर है, दिगंबर में समास है, कर्मधारा है, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। तो दिगंबर में मेरे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। हरिद्रा शब्द का तद्भव होगा, पीली होगा, हल्दी होगा, हरी भरी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हरिद्रा शब्द का तद्भव होगा हल्दी। ठीक है, हरिद्रा शब्द
तत्सम है, और हरिद्रा का तद्भव होगा हल्दी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, चपला, बिजली और चंचला ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं, लेकिन सफरी नहीं है। सफरी मछली का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन होगा, तो युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन का रूप होता है त्वया। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, वह लिखेगा में प्रधानता है, भाववाच्य की प्रधानता है, कर्तृवाच्य की, वाच्य की, कर्म की। तो मेरे प्यारे बच्चों, वह लिखेगा, इसमें कर्तृवाच्य की प्रधानता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कर्ता वह प्रधान है, क्रिया लिखेगा कर्ता के अनुसार है, इसलिए कर्तृवाच्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आप दीर्घायु रहें किस प्रकार का वाक्य है? इच्छार्थक है, आज्ञार्थक है, साधारण है, मिश्रित वाक्य है। तो आप दीर्घायु रहें या इच्छार्थक वाक्य है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसी व्यक्ति के दीर्घायु होने की कामना या इच्छा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इच्छार्थक हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा है, वर्णात्मक प्रश्न है, जिसे आपको कॉपी पे उत्तर देना है। ठीक है, ये 50 अंक का होता है। ठीक है, उत्तर आपको क्रम से करना रहता है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का होते हैं। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, तो आज मनुष्य विज्ञान के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में ही होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने की कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश चेतना या भावना ही दे सकती है और शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। ठीक है, तो ये चैप्टर लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृत से, आपने पढ़ा होगा। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, 2 अंक का पूछा जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक निबंध से अवतरित है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको, व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। आज विज्ञान यहाँ से लेकर के दबाए रखे यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहते हैं कि वर्तमान युग विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान को प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? विज्ञान के संबंध में लेखक ने क्या विचार हैं स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसे पूछ सकता है, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? तो विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है कि उसने मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है। इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को अपने अंदर अहिंसा त्याग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उसका उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। अथवा करके 2 पूछता है। ठीक है, आपको 1 करेंगे। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक तथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर पड़ा। मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित ना रह सके। तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ है, देखिए अजंता शब्द मिल गया यहाँ पर, अजंता है। लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी खींची हुई है रेखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है आपको व्याख्या। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव अपने देश पर ही नहीं, विदेश की चित्रकलाओं पर भी पड़ा है। चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों में इसके जैसे प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। साथ ही ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला भी इसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर सकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे, अजंता की कला का प्रभाव किन देशों पर पड़ा? तो इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाना है।
अजंता की कला का प्रभाव चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों के साथ साथ ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला पर भी पर्याप्त रूप से पड़ा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 6 अंक का होता है। बुंदेलो हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी। ठीक है, कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि हमने बुंदेलो और हर बोलो के मुख से यह कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, कि पुरुषों के समान ओज रखने वाली, मर्दों जैसी ताकत रखने वाली, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। कवयित्री कहती हैं कि यह जो झांसी की रानी की समाधि है यह चिर समाधि है, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और यही अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। ठीक है, इसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे संदर्भ कैसे लिखना है। पद्यांश प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्यखंड के झांसी की रानी की समाधि पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरे की आपको बता दिया है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वीर रस है इसमें। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, ये वन पथ से लिया गया है। ठीक है, ग्राम बधू कहती हैं जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, लाल लाल आंखें हैं और तिरछी सी भौहें हैं, तूने सरासर बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुटसुई हैं, जो तरकस में बाण धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम बधुए कहती हैं कि वह इस वन मार्ग में बहुत सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चिते तुम तो हमरो मन मोहि हैं, वह बड़े आदर के साथ स्वाभाविक ढंग से हमारे मन को मोहित कर लेते हैं। पूछत ग्राम बधू सिए सो कहो सावरे से सखी रावरे को। फिर ग्राम बधू सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, ये श्याम मोड़ वाले तुम्हारे कौन हैं? ठीक है, तो वन पथ पर लिया गया है और गोस्वामी तुलसीदास कवि का नाम है, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने बता दी है आपको। सखियाँ सीता जी से क्या पूछती हैं? सीता जी सखिया से पूछती हैं कि हे सखी, ये बताओ कि सांवले रंग वाले हैं युवक हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 5 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अंक अनुवाद के लिए। तो ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्यों कर्माण जिजी विच्छेताम समा, यानी कार्य करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इत अस्या उद्घोष, यह इसका उद्घोष है। पूर्व कर्म यानी पहले कर्म, तदंतरम फल, बाद में फल। इति अस्माकं संस्कृते नियमः, यह हमारे संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माण संलग्ना सम निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्य। यदि इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं तो हमें निरंतर कार्य करते हुए हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य सर्मस्य फलम भोग, यानी अपने परिश्रम का फल भोगना। अन्य सर्मस्य यानी दूसरे के परिश्रम का शोषण सर्वथा वर्जित है। ठीक है, ये भारतीय कहाँ से लिया गया है? भारतीय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृत से लिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, संदर्भ लिख देंगे। फिर अथवा करके वाला देखते हैं, 2 है इसमें भी। तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहनीय है वनराज, बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है वनराज। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा, यानी अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग पहनावा। अपि वयम सर्वे भारतीय, के होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम राष्ट्रम अस्माकम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा मैंने तो उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्र से दक्षिणम, यानी समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, वर्ष तद भारत नाम, वह देश भारतवर्ष है। भारतीय तत्व संतति, हम सभी भारत के संतान हैं। तो ये लिया गया है वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से, है ना। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का है। मान हित्वा प्रियो भवति, यानी मनुष्य अभिमान छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचत, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। कामम हितर्थवान भवति, और इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवति, और लालच को छोड़ करके सुखी हो जाता है। फिर यहाँ पर अथवा करके है, तो देखते हैं इसको भी। रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम, हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो।
अम्बोदा बहो ही संत गगने सर्वे अपनेता दशा। आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं लेकिन सभी बरसते नहीं हैं। केचित वृष्टि भिरादयन्तु वसुधा गर्जन्त केचित वृथा। कुछ बादल वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यस्तस्फुर्तो माह ब्रूहि दीनम बचा। इसलिए तुम जिस जिस को देखो उस उसके सामने दीन वचन मत बोलो। ये लिया गया है अनियुक्त विलासा चैप्टर से। पांचवा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का होता है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है तो इसको आप तैयार करेंगे आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता है। इसके बाद 6 का क नंबर है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको आप तैयार कर लीजिए। 100% एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद ख नंबर है कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामदास त्रिपाठी। तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रसखान का तैयार कर लीजिए। इसके बाद 7वां नंबर है अपने पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 अंक का है। छात्रावास की जीवन शैली पर अध्ययन विषय पर अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए अथवा विद्यालय में पुस्तकालय की समस्याओं पर प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंक का होता है। चंद्रशेखरा का कसा घातेन ताड़ेत विश्वासा केन वर्धते। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। फिर 10 नंबर प्रश्न है निबंध। ठीक है। तो ये जितने भी निबंध दिए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो इनको आप जरूर तैयार करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।